क्योंकि हमें क्योंकि हमें अपना टैक्स ऑडिट करवाना है, और टैक्स ऑडिट करवाते समय हमारा जो सीए है वो ये बात देखेंगे कि हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस में जितने खर्चों को डेबिट किया है वो सारे खर्चे पर टीडीएस कटा है या नहीं कटा है। क्या ऐसा तो नहीं है कि हमने हमने टीडीएस तो काट लिया लेकिन पैसा कैश में पेमेंट कर दिया? क्या ऐसा तो नहीं है? कैश में भी एक प्रोविजन है इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 43B, जो ये कहता है कि आप पर डे पर ट्रांजैक्शन 10,000 रुपए से ज्यादा कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। एक पहली गलती तो ये कि आपने टीडीएस नहीं काटा, और दूसरी गलती ये कि 1 लाख कैश में पेमेंट कर दिया। ये तो पाप हो गया, ये तो पाप हो गया भैया। क्यों? क्योंकि वहां पर सेक्शन 43B रूल 666DD लगता है, जो ये कहता है कि आपको 10,000 रुपए पर डे पर ट्रांजेक्शन पर पार्टी को इससे ज्यादा का पेमेंट नहीं करना है भैया। तो आपने कैसे 1 लाख का एक पार्टी को एक ही दिन में ट्रांजेक्शन कर दिया? कर दिया तो कर दिया। ऐसा करते हैं हम, ये खर्चा ही डिस अलाउ कर देते हैं। आपको एक बात बताएं कि रेजिडेंट के केस में 30% ही डिसअलाउंस होता है। मतलब कि 1 लाख का खर्चा क्लेम किया गया है तो इसमें से 30,000 रुपए क्या होगा, डिस अलाउ कर दिया जाएगा। ये उस साल अलाउ किया जाएगा जिस साल आपने एक्चुअल में टीडीएस काट करके जमा करवा दिया होगा। मतलब हो सकता है अगले साल, हो सकता है अगले साल। आपको काटना था फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, लेकिन आप 23-24 में नहीं काट पाए, तो 23-24 में 30% डिसअलाउ हो जाएगा, और वही 30% अगले साल अलाउ कर दिया जाएगा। अब डिसअलाउ करने से हुआ क्या पता है? खर्चा अलाउ नहीं किया मतलब इनकम बढ़ा दिया। खर्चे को अलाउ न करना मतलब इनकम को बढ़ा देना। इनकम जैसे ही बढ़ेगी तो आपके ऊपर टैक्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ये एक तरीका था गवर्नमेंट का टैक्स और ज्यादा लेने का, और टीडीएस के प्रावधानों को सख्ती से पालन करने का। जैसे ही ये टीडीएस आया, ना तो मुकेश जायसवाल अपनी इनकम छुपा पाएंगे, ना कृधा लीगल स्टार, क्योंकि कृधा लीगल स्टार को तो अपना खर्चा पूरा पूरा क्लेम करना है। तो वो तो चाहेगी कि वो पैसा बैंक से पेमेंट करे और जीएसटी के साथ करे और टीडीएस की कंप्लायंस भी करे, तभी वो खर्चा अपना क्लेम कर पाएगी। ठीक हो गई बात? इसलिए मुकेश का जो शैतानी खोपड़ी थी वो कहीं ना कहीं फेल हो गई, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोविजन टीडीएस के लग गए। ठीक हो गई बात? चलिए, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आ गई है तो अब यहीं के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लिंक को हमारे ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। ये समझते हैं कि किन लोगों का कटना है। कुछ लोगों का कटना मैंडेटरी है, मतलब कटेगा ही कटेगा। लेकिन वो लोग कौन हैं जिनका कटना मैंडेटरी है? किन लोगों को किन लोगों को टीडीएस की रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, इस बात को अब हम समझेंगे। सबसे पहले एक बात बताते हैं। कंपनीज को, कॉरपोरेट को, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, किसको किसको? कंपनीज। कंपनीज दो तरह की है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। कॉरपोरेट, कोई भी बॉडी कॉरपोरेट। अब बॉडी कॉरपोरेट में कोई भी आ सकता है, ठीक है? जैसे कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी एक क्या है, ये क्या है, बॉडी कॉरपोरेट है। कोई भी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आप देखेंगे, मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की कोई है, कोई छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की है, कोई दिल्ली गवर्नमेंट की है, या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके पास वैलिड पैन है, जिनके पास क्या है, वैलिड पैन है। ठीक हो गई बात? उनको उनको टीडीएस काटना मैंडेटरी है। अब वैलिड पैन की जगह यहाँ पर वैलिड टैन भी होना चाहिए। ठीक है, वैलिड टैन भी होना चाहिए। उनके, वो कंपनी है, वो बॉडी कॉर्पोरेट है, वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके लिए क्या है, मैंडेटरी है। मतलब यहाँ पर कोई लिमिट विमिट वाली बात नहीं है, सबको काटना ही काटना है। कोई टर्नओवर की लिमिट की बात नहीं है, सबको अपने अपने खर्चों पर टीडीएस काटना है, अपने अपने खर्चों पर टीडीएस काटना है। अब एक कंपनीज के लिए क्या खर्चा हो सकता है नॉर्मली? जैसे कि मान लो कोई कंपनी अपना रेंट पे कर रही होगी, स्टाफ को सैलरी पे कर रही होगी, एडवर्टीजमेंट का खर्चा कर रही होगी, कंसल्टेंसी ले रही होगी, ऑडिट की फीस का पेमेंट कर रही होगी, एडवोकेट की फीस का पेमेंट कर रही होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एन नंबर ऑफ खर्चे हो सकते हैं जिनको पेमेंट करते समय, अपने वेंडर्स को पेमेंट करते समय इनको टीडीएस काटना मैंडेटरी है।
दूसरी बात, इंडिविजुअल और एचयूएफ, मतलब एक इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इनके ऊपर कब टीडीएस काटना मैंडेटरी है? इनके ऊपर तब कटना मैंडेटरी है जब ये टैक्स ऑडिट में आते हैं, जब ये टैक्स ऑडिट में आते हैं। अब मैंने इससे पहले एक एग्जांपल लिया था, कृधा लीगल स्टार। कृधा लीगल स्टार, अगर मान लीजिए एक कंपनी फॉर्म में है, कृधा लीगल स्टार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या कृधा लीगल स्टार लिमिटेड है, या कृधा लीगल स्टार कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, या कृधा लीगल स्टार कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके पास सिर्फ एक पैन कार्ड होना चाहिए और उसको टीडीएस काटना मैंडेटरी है, चाहे वो खर्चा, चाहे उसका टर्नओवर कुछ भी हो। लेकिन अगर मान लो कृधा लीगल स्टार एक इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, क्या है? इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, या कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जैसी कोई फर्म है, ठीक है, तो उसको टीडीएस तब काटना है जब वो खुद टैक्स ऑडिट में आती हो। अब ये बात तो मैंने अभी अभी आपको बताई भी थी कि आपका खर्चा तभी अलाउ होगा जब आपने टीडीएस काटा होगा और आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा। टैक्स ऑडिट कब एप्लीकेबल होता है? टैक्स ऑडिट की बात सेक्शन 44 AB में लिखी गई है। मैं आपको छोटा सा एक रिकैप दे देता हूं। जब आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो, अब ये एक जनरल बात है, ये बात सही नहीं है, मैं आपको साफ बता देता हूं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि सिर्फ 1 करोड़ से ज्यादा जब टर्नओवर होगा तभी ऑडिट एप्लीकेबल होगा। ये एक एग्जाम्पल है, आप ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ भी हो जाती है लिमिट, और ये लिमिट 2 करोड़ भी हो जाती है, मतलब चेंज होती रहती है। लेकिन अभी आप इतना समझिए कि अगर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी है चार्टर्ड अकाउंटेंट से, तो आपको टीडीएस काटना भी मैंडेटरी है। किसके केस में? सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में, बाकी किसी में नहीं। इसका मतलब अगर कृधा लीगल स्टार का टर्नओवर 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा है तो उसको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी है, और जैसे ही टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी है तो उसको, जब वो मुकेश को कंसल्टेंसी फीस देगी तो उसको टीडीएस काटना भी जरूरी है। अब मान लीजिए कि कृधा लीगल स्टार का टर्नओवर पूरे साल में ही सिर्फ 12 लाख रुपए है। जब 12 लाख का ही टर्नओवर है तो ना तो उसके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है और ना वो मुकेश की फीस पर टीडीएस काटेगी। क्यों? क्योंकि कृधा लीगल स्टार को टीडीएस काटना ही मैंडेटरी नहीं, टीडीएस काटना ही मैंडेटरी नहीं है। अब जबरदस्ती ऐसा नहीं है कि कृधा लीगल स्टार जबरदस्ती सबका टीडीएस काटेगी। टीडीएस तभी काटना है जब आपके ऊपर एप्लीकेबल हो। अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आप टीडीएस काटिए, वरना आप टीडीएस मत काटिए। तो कृधा लीगल स्टार पर तब टीडीएस काटना मैंडेटरी है जब वो खुद टैक्स ऑडिट में आती हो। अगर वो टैक्स ऑडिट में आती है और उसने टीडीएस नहीं काटा तो उसका क्या होगा? तो उनके खर्चों का डिस अलाउंस होगा, वो खर्चे अलाउ नहीं किए जाएंगे, और कैश में अगर पे किया तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक होगी बात? यहाँ तक की बात समझ में आ गई? किन लोगों को फाइल करना मैंडेटरी है? यहाँ तक की बात समझ में आई? बताइए, यहां तक की बात क्लियर है? किन लोगों को काटना मैंडेटरी है? ये एक एंगल है, ये एक एंगल है समझने का कि टीडीएस कब काटना मैंडेटरी है। ठीक है, एक इसका दूसरा एंगल भी है जो आगे चल के आपको पता चल जाएगा। अब ये समझते हैं कि टीडीएस किनको काटना मैंडेटरी नहीं है। टीडीएस बच्चों उनको काटना मैंडेटरी नहीं है जो इंडिविजुअल या एचयूएफ टैक्स ऑडिट में नहीं आते हैं। जो इंडिविजुअल और एचयूएफ टैक्स ऑडिट में नहीं आते हैं, सिंपल सी बात है, अगर कृधा लीगल स्टार पर टैक्स ऑडिट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते हैं, 44AB के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते हैं, तो उनको नहीं काटना है। और ये प्रोविजन कब नहीं एप्लीकेबल होते हैं? जब कृधा लीगल स्टार का टर्नओवर 1 करोड़ या उससे कम हो। अब बच्चों जो 1 करोड़ वाली बात है, ये एक एग्जाम्पल है, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने अपने इनकम टैक्स के बैच में इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, शायद 3 से 4 क्लास लग गई थी सिर्फ इसी बात को समझाने के लिए। ये लिमिट 1 करोड़ की नहीं है, ये लिमिट कभी कभी 50 लाख की भी है, कुछ केसेस में 50 लाख की है जब ये प्रोफेशनल है, कुछ केसेस में ये 2 करोड़ की है जब ये प्रेजम्पटिव इनकम में है, और कुछ केसेस में ये 10 करोड़ की है। 10 करोड़ की कब है वो वहीं पर आपको पता चलेगा, मैं यहां पर इसको नहीं समझा सकता क्योंकि ये 3 से 4 बैच का टॉपिक है कि टैक्स ऑडिट के प्रोविजन कब लगते हैं आपके ऊपर। ये 4 लिमिट होती हैं जो मैंने वहां पर पढ़ाई थी कि जब कभी 1 करोड़ से ज्यादा होगा तो टैक्स ऑडिट लगेगा, कभी 50 लाख से ज्यादा होगा तो टैक्स ऑडिट लगेगा, कभी 2 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर होगा तो टैक्स ऑडिट लगेगा, और कभी कभी 10 करोड़ से ज्यादा होगा तो टैक्स ऑडिट लगेगा।
टैक्स ऑडिट कब लगेगा ये तो हम आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि जब भी टैक्स ऑडिट लगेगा उस समय आपको टीडीएस काटना मैंडेटरी हो जाएगा हर हालत में। ठीक हो गई बात। टैक्स ऑडिट कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसका मतलब जब भी आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट सबमिट करना मैंडेटरी होगा, तब तब आपको अपने सभी खर्चों पर टीडीएस काटना भी मैंडेटरी हो जाएगा। कंपनीज के केस में, कॉर्पोरेट के केस में, बॉडी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के केस में हमेशा ही मैंडेटरी होगा, चाहे आप टैक्स ऑडिट में हो और चाहे आप टैक्स ऑडिट में ना हो, हमेशा ही मैंडेटरी है। ठीक हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेक्शन है एग्जेम्पशन का, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10। अगर आपने अगर आपने कोई एग्जेम्पशन प्राप्त कर रखा है, जैसे कि मान लो कि हम एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ऐसा करती है, उत्तर प्रदेश की एक संस्था है हम, ठीक है, और हमारा नाम मान लो कोई उत्तर प्रदेश की संस्था है, ठीक है, जैसे कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। क्या इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि पब्लिक की सेवा में काम करना, लोक निर्माण विभाग, ठीक है, इनका क्या है? सड़क बनवाना इनका काम है। तो ये क्या करते हैं, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक सर्टिफिकेट ले लेते हैं नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस का। मतलब अब मान लो कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने कुछ सर्विसेज ली किसी से, ठीक है, और पेमेंट किया, तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट तो टीडीएस काटेगा। लेकिन मान लो कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जब कभी किसी से क्या करेगा, मतलब उल्टा चलेगा, जब कभी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट किसी से सर्विस लेगा तब तो तब तो टीडीएस काट के ही पेमेंट करेगा। लेकिन मान लो अगर उल्टा हो जाए कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट किसी को सर्विस दे रहा हो, तो क्या सब कोई पीडब्ल्यूडी का टीडीएस काटेंगे? क्या सब कोई पीडब्ल्यूडी का टीडीएस काटेंगे? क्योंकि पीडब्ल्यूडी एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की है या फिर स्टेट गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो क्या आपके पास इतनी पावर है कि आप स्टेट गवर्नमेंट का भी टीडीएस काट लें? द आंसर इज नो। क्योंकि इस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास एक एग्जम्पशन का सर्टिफिकेट होगा कि भाई मेरा टीडीएस मत काटो। मेरे पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक सर्टिफिकेट है जो मैंने ले रखा है, और उस सर्टिफिकेट का नाम है नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस। मतलब मेरा टीडीएस मत काटिए। बहुत सारे लोग ऐसा करवा लेते हैं, क्योंकि जैसे कि मान लो कोई जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट ऐसा करवाती है कि वो ये नहीं चाहती है झंझट। जैसे कि ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट की इनकम कोई भी इनकम टैक्सेबल है ही नहीं, ट्रस्ट की इनकम पर टैक्स लगता ही नहीं है। तो ट्रस्ट क्या कहती है, सर जब मेरे ऊपर टैक्स लगता ही नहीं है तो मेरा टीडीएस क्यों काटना? बेफालतू में आप मेरा टीडीएस काटेंगे, फिर मुझे अपना टीडीएस वापस लेना पड़ेगा, अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ना तो मैं अपना टीडीएस कटवाना चाहता हूं, ना मैं अपना रिटर्न वापस लेना चाहता हूं, क्योंकि ट्रस्ट की इनकम पर टैक्स लगता है 0। तो इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, उस ट्रस्ट को एक एग्जम्पशन सर्टिफिकेट दे देता है, उस पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को एक एग्जम्पशन सर्टिफिकेट ले लेता है कि आपका टीडीएस कोई नहीं काट सकता। ठीक हो गई बात। आपका टीडीएस कोई नहीं काट सकता। तो किन लोगों को टीडीएस रिटर्न वगैरह फाइल करना मैंडेटरी नहीं है? जिनके पास एग्जम्पशन सर्टिफिकेट है कि भाई हम हमारा कोई टीडीएस नहीं काट सकता, हम किसी का टीडीएस नहीं काट सकते। ठीक हो गई बात। दूसरा, वो इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनके ऊपर टैक्स ऑडिट नहीं एप्लीकेबल होता है। ठीक हो गई बात। ये बात समझ में आ गई? बताओ, ये बात समझ में आ गई? बताओ, क्लियर है ये पॉइंट? क्या ये पॉइंट क्लियर है? बोलो, क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्लियर है? प्रवीण को क्लियर है? मुकेश मुझे जवाब दे दो। क्लियर है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। क्लियर। अब ये एक एंगल था इस बात को समझने का कि कब टीडीएस कटना है और कब नहीं कटना है। ये डिपेंड करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर। क्या हम कंपनी हैं, क्या हम कॉर्पोरेट हैं, क्या हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, या हम ऐसी इंडिविजुअल और एचयूएफ हैं जो कि टैक्स ऑडिट में आती है। अगर आती हैं तो हमें टीडीएस सबका काटना है, वरना नहीं काटना है। लेकिन इसका एक दूसरा एंगल भी है, और वो ये है कि जो इंडिविजुअल सर्विस हमने लिया है, जो इंडिविजुअल सर्विस हमने लिया है, क्या वो क्या वो अपने थ्रेश होल्ड से ज्यादा है या वो अपनी थ्रेश होल्ड से कम है? फॉर एग्जाम्पल, यही जो सर्विस है जो कृधा लीगल स्टार ने
किससे लिया था? मुकेश से लिया था। वो सर्विस 1 लाख की थी। मान लो कृधा लीगल स्टार टैक्स ऑडिट में भी आती है, ठीक है, टीडीएस काटना मैंडेटरी है। लेकिन क्योंकि वो 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा थी, तो अंडर सेक्शन 194 जी, जो कि प्रोफेशनल्स के लिए होता है, या ऐसा कह लें कि टेक्निकल सर्विसेज के लिए होता है, अगर कोई टेक्निकल सर्विस लिया है तो आपको टीडीएस काटना मैंडेटरी है। तो कि कृधा लीगल स्टार ने काट लिया। लेकिन अगर मान लो यही सर्विस 1 लाख की ना होकर के 25,000 की होती, हमने 25,000 क्यों लिया? क्योंकि जो लिमिट अंडर सेक्शन 194 जे प्रिस्क्राइब्ड है वो है 30,000। यानी कि अगर आपकी सर्विस 30,000 या उससे कम है, लेकिन ये पर पार्टी और पर फाइनेंशियल ईयर है, पार्टी एक होगी और पूरे फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 25,000 रुपए महीना है, 25,000 रुपए महीना है तो 1 साल में 3 लाख हो गया, और 3,30,000 से ज्यादा होता है, इसलिए टीडीएस कटेगा। लेकिन अगर मुकेश की सर्विस 30,000 की से कम है, पूरे साल में, पूरे साल में जो पेमेंट किया है कृधा लीगल स्टार ने वो सिर्फ 25,000 का है, तो भी टीडीएस काटना मैंडेटरी नहीं है। तो भी टीडीएस काटना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन हमारे एग्जाम्पल में 1 लाख था, क्योंकि 1,30,000 से ज्यादा होता है, इसलिए 10% की रेट से 10,000 रुपीज का टीडीएस काट लिया था, और काट करके के मुकेश के पैन पर जमा करवा दिया। ठीक हो गई बात? ठीक हो गई बात? ये बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल अच्छा लिया, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल अच्छा लिया। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। मान लो कृधा लीगल स्टार टैक्स ऑडिट में आती है, उसको टीडीएस काटना मैंडेटरी है, और उसने अपने यहाँ स्टाफ रखा हुआ है, स्टाफ रखा हुआ है, और 2 स्टाफ ऐसे हैं जिनको वो 15,000 रुपए महीना देती हैं, मतलब कि 1,80,000 रुपए साल का, 1,80,000 रुपए साल का पर स्टाफ। और 2 स्टाफ ऐसे हैं जिनको 25,000 रुपए महीना मिलता है, यानी कि 3 लाख रुपए सालाना मिलता है। तो जो जो हमारे पास 2 स्टाफ हैं जिनको हम 25,000 रुपए महीना देते हैं, उन पर तो टीडीएस के प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे। लेकिन जो स्टाफ हमारे यहाँ 15,000 रुपए मंथली लेकर के जाता है, उस पर टीडीएस के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से जब क्रॉस करेगी सैलरी की वैल्यू, तभी हमें टीडीएस काटना है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से जब हमारी सैलरी एक्सीड करेगी, तभी हमें टीडीएस काटना है। और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख रुपए। अभी जो असेसमेंट ईयर हम समझ रहे हैं उसके लिए बच्चों 2.5 लाख है। अब ये लिमिट बेसिक एग्जम्पशन की भी चेंज होती है, जैसे कि नेक्स्ट असेसमेंट ईयर जब हम समझेंगे तो हो सकता है कि ये 3 लाख। आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को समझिए। एक और बात बताते हैं आपको, अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख है। अगर आपकी उम्र 80 साल से ज्यादा है तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख तक है। तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी क्या है ये हम नहीं बता सकते, ये तो बताएगा वो असेसमेंट ईयर, जिस असेसमेंट ईयर के बजट में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट डिस्क्राइब करी होगी। कभी कभी हो सकता है वो 2.5 लाख हो, कभी कभी हो सकता है वो 3 लाख हो, कभी कभी हो सकता है वो 5 लाख हो। और अभी एक नया ट्रेंड चला है कि 7 लाख तक टैक्स माफी है भैया, 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। हो सकता है वो 7 लाख हो। ठीक हो गई बात? अभी ये क्या है इसको तो एग्जैक्ट आप बताएंगे जब हम सैलरी पढ़ा रहे होंगे। अभी तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, रिकैप कर रहे हैं, सिर्फ क्विक रिकैप कर रहे हैं कि कब टीडीएस के प्रोविजन लगेंगे। अगला आता है 194। 194 का सबसे ज्यादा यूज अगर कोई करता है तो वो करती है बैंक। यहाँ पर जो डिडक्टर होता है वो बैंक होता है। क्यों? क्योंकि आपने पूरे साल में जो बैंक से ब्याज लिया है वो 40,000 से ज्यादा है, इसलिए बैंक के पास अब ये अधिकार आ गया है कि वो 10% के रेट से आपके हर इंटरेस्ट पर 10% काटेगी, 40,000 से जो ऊपर का इंटरेस्ट है। अब मान लीजिए आपने पूरे साल में 1 लाख रुपए का ब्याज कमाया, तो 1 लाख पर 10%, 10,000 रुपए का टीडीएस काट लेगी। और बैंक क्या करेगी, काट के आपके नाम पर जमा करवा देगी इनकम टैक्स में। आपको आपके 26 ईयर्स में दिखने लगेगा कि भाई बैंक ने हमें 1 लाख रुपए का ब्याज क्रेडिट करना था, 10,000 रुपए का टीडीएस दे दिया, और 90,000 रुपए का ब्याज हमारे बैंक अकाउंट में दे दिया। पूरा पैसा नहीं मिलेगा, तब भी 1 लाख कट करके 90,000 ही मिलेगा पैसा। यहाँ पर जीएसटी नहीं लगता है, इंटरेस्ट पर जीएसटी नहीं लगता है। बैंक को इंटरेस्ट के पे जीएसटी लगाने की माफी है। इसलिए आप प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा हमारे पुराने एग्जाम्पल से।
क्योंकि वो एक कंसल्टेंसी सर्विस का एग्जाम्पल था, इसलिए मैंने 18% जोड़ा था। और यहाँ बैंक सिर्फ और सिर्फ 90,000 ही देगा, 10,000 रुपए काट करके उसके पैन कार्ड पर जमा करवा देगा और बोलेगा 90 हमसे ले लो और 10 तुम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ले लेना। ठीक हो गई बात। चलिए, अब इसको भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। कभी कभी एक फॉर्म जाता है, फॉर्म 15G और H, अगर वो फॉर्म आपने जमा करवा दिया है तो ये भी 10% नहीं कटता है, माफी एग्जम्पशन मिल जाती है। टीडीएस कब नहीं कटना की चर्चा चल रही है, अगर आपने 15G और H जमा करवा दिया तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक हो गई बात। या आपका टोटल इंटरेस्ट 40,000 से कम है तो भी नहीं कटेगा। अगर आपका टोटल इंटरेस्ट 40,000 से कम है तो भी नहीं कटेगा। अगर आपने 15G और H दे दिया है तो भी नहीं कटेगा। ठीक हो गई बात। चलिए, 194C, एक कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए ये प्रोविजन आए थे, जिसमें ये कहा गया था कि अगर आपका एक ट्रांजैक्शन 30,000 से कम है या पूरे साल का ट्रांजैक्शन 1 लाख से कम है, ये दोनों बातें सेटिस्फाई होनी चाहिए। एंड का प्रोविजन है, एंड का प्रोविजन है, दोनों बातें सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक ट्रांजैक्शन 30,000 से ज्यादा ना हो और पूरे साल में 1 लाख से ज्यादा ना हो तो आपको टीडीएस नहीं काटना है। लेकिन अगर इनमें से अगर एक भी कंडीशन ब्रीच हो गई और जो कॉन्ट्रैक्टर है आपका वो अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो 1% के रेट से टीडीएस काटना है। अगर वो अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो 2% के रेट से टीडीएस काटना है। ठीक हो गई बात। 1% और 2% के रेट से टीडीएस काटना है। ठीक हो गई बात। चलिए, कमीशन, अगर आपने कोई कमीशन का खर्चा किया है तो आपको 5% के रेट से टीडीएस काटना है। लेकिन याद रहे एक बात कि पूरे साल का कमीशन उस पार्टी का 15,000 से ज्यादा होगा तभी आप काट पाएंगे। मान लीजिए आपके पास 10 पार्टी है, 10 पार्टी में से 8 पार्टियां ऐसी हैं जो लोग 20-20 हजार रुपए कमीशन पाई हैं पूरे साल में, तो उनका टीडीएस कटेगा। लेकिन 2 पार्टी ऐसी हैं जिनको पूरे साल में 10-10 हजार ही मिला है तो उन 2 का नहीं कटेगा, सिर्फ उन 8 पार्टियों का कटेगा। जितने लोगों का टर्नओवर, जितने लोगों की थ्रेश होल्ड एक्सीड करेगी उनका टीडीएस कटेगा, बाकियों का नहीं कटेगा, बाकियों का नहीं कटेगा। रेंट पर, अगर पूरे साल में 2,40,000 से ज्यादा रेंट आप पे करते हैं किसी एक लैंडलॉर्ड को, ध्यान रखिएगा, किसी, मान लो आपने 5 प्रॉपर्टी लिया, 5 में से 2 पर 2,40,000 से ज्यादा है, 3 पर नहीं है, तो 3 के लैंडलॉर्ड का टीडीएस नहीं कटेगा। मतलब यहां पर किराएदार अपने मकान मालिक का टीडीएस काटेगा। अगर आपने 2,40,000 का रेंट पे करना है तो आप 24,000 का टीडीएस काटेंगे, 10,000 रुपए का टीडीएस काटेंगे। और मालिक को पता है क्या कहेंगे कि ये लो पकड़ो अपना 2,16,000 रुपया, ये पकड़ो अपना, शायद 216 ही आएगा, 240 माइनस 24 कर लो, 216। तो किराएदार क्या कहेगा, ये पकड़ो 2,16,000 रुपए और 26,000 रुपए, 24,000 रुपए तुम्हारा हमने तुम्हारे पैन कार्ड पर जमा करवा दिया है, तुम जाकर अपने इनकम टैक्स पोर्टल से क्लेम कर लो। ठीक हो गई बात। ये है रेंट के प्रोविजन। प्रोफेशनल का मैंने आपको समझा दिया। अब एक नया प्रोविजन आया है, वो है वर्चुअल करेंसी, वर्चुअल डिजिटल करेंसी। मतलब कि अगर आपने बिटकॉइन में ट्रेडिंग करा और वो पूरे साल में जो सेल है वो 50,000 से ज्यादा है तो 1% टीडीएस आपका कटेगा। कौन काटेगा, जिस कंपनी से आपने बिटकॉइन, आपके पास बिटकॉइन थी, वर्चुअल डिजिटल करेंसी थी, आपने क्या किया, आपने बहुत पहले बहुत सस्ते रेट में खरीद रखा था और अब आपने उसको बहुत महंगे रेट में बेचा। जो कंपनी आपको पेमेंट करेगी बिटकॉइन का, कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं जो कि बिटकॉइन की जब आप सेल करते हैं तो आपको आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट करती हैं, तो वो आपका 1% टीडीएस काट के पेमेंट करती हैं। लेकिन वो जो सेल अमाउंट है वो 50,000 या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर मान लो 45,000 है तो टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक हो गई बात। ठीक हो गई बात। ये बात क्या आपको समझ में आ गई कि टीडीएस कब कटेगा और कब नहीं कटेगा? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? मैंने दो एंगल से आपको बात समझाई है, मैंने दो एंगल से आपको बात समझाई है। पहला एंगल तो ये था कि आप खुद क्या कंपनी है, कॉर्पोरेट है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या इंडिविजुअल या एचयूएफ है जो कि टैक्स ऑडिट में आती है, ये पहला एंगल था। और दूसरा एंगल ये था कि आप जिसको पेमेंट कर रहे हैं क्या वो थ्रेशहोल्ड से ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई। हम इसकी चर्चा करेंगे, हम इसकी चर्चा करेंगे। मुकेश का एक क्वेरी है, हम क्वेरी सेशन में क्वेरी लेते हैं अपनी, हमारा बैच चलाने का एक तरीका है। ठीक है, हम आपको बताएंगे कि कैसे हम बैच चलाते हैं।
हम हमेशा अपने क्लास के एंड होने के बाद 10 मिनट क्वेरी सेशन लेते हैं और उस बीच में जितनी भी क्वेरी होती है हम उस क्वेरीज को लेते हैं। अभी सेशन के बीच में क्वेरी आई है हमारे पास कि अगर ये जो इंटरेस्ट है ये 40,000 हुआ तो क्या होगा, अगर ये पेमेंट एग्जैक्ट 30,000 हुआ तो क्या होगा, अगर ये पेमेंट एग्जैक्ट 1 लाख हुआ तो क्या होगा, अगर ये कमीशन एग्जैक्ट 15,000 हुआ तो क्या होगा, ये रेंट एग्जैक्ट 240 हुआ तो क्या होगा। 2,40,001 रुपया होगा तो हमको पता है कि टीडीएस काटता है, लेकिन अगर एग्जैक्ट 240 है तो क्या होगा। अब इसकी चर्चा हम करेंगे लेकिन आज नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन इस क्वेरी को हम ध्यान में रखेंगे और आपको सही समय आने पर इसका जवाब देंगे। हो सकता है कि आप जो क्वेरी हमसे पूछ रहे हैं जब हम अपने टॉपिक में के डेप्थ में पहुंच जाएं तो ये क्वेरी आपको खुद ही समझ में आ जाए, ठीक है। ये क्वेरी पूछने की शायद नौबत ही ना आए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है बहुत ही प्रैक्टिकल है और बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर के चलते हैं। हमारा मकसद बिल्कुल भी थ्योरी पढ़ाना नहीं है, लेकिन मजबूरी ये है कि आपने टीडीएस को पहले उतने अच्छे से नहीं सीख रखा है, इसलिए मुझे टीडीएस की थ्योरी पढ़ानी पड़ेगी। बिना थ्योरी को पढ़ाए मैं अपनी बात को प्रूफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे अपनी बात को प्रूफ करना आता है, मैं प्रूफ कर भी लूंगा, मैं आपको रिटर्न समझा भी दूंगा और ये मेरी 101% गारंटी है कि आपको टीडीएस के प्रोविजन समझ में भी आएंगे, आप फाइलिंग खुद से करने भी लगेंगे। ठीक होगी बात। लेकिन जब हम